नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का फॉलो अप के लाइव सेशन में स्वागत है। और मैं आपका स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम लोग आज इस विषय पर बात करने वाले हैं कि जो डुमरी में उपचुनाव होना है, जो 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन जहां वोटिंग होनी है, वहां का मिजाज क्या है, उस क्षेत्र को लेकर, उस वोटिंग को लेकर, उस चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी क्या तैयारी कर रखी है। आपको पता है, इंडिया अलायंस के तरफ से उम्मीदवार क्लियर है, जेएमएम पार्टी से होगा और बेबी देवी ही उम्मीदवार होंगी। फिलहाल वो मंत्री हैं। अगर वो सीट जीत जाती हैं तो वो मंत्री पद पर काबिज रहेंगी। इसके अलावा अभी तक एनडीए के तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं की गई है कि उनका उम्मीदवार भाजपा से होगा या आजसू से होगा। माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी स्वयं इस मसले का हल करने के लिए दिल्ली में हैं और वो कल राजधानी रांची में रहेंगे और कल ही संभवतः आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पे ऐलान हो जाएगा कि एनडीए का कौन सा दल से डुमरी उपचुनाव में उम्मीदवार होगा। लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा अपने घटक दल, अपने सहयोगी आजसू को वो सीट दे सकती है इस बार उपचुनाव में। पिछले बार दोनों चुनाव वहां पर लड़े और दोनों को लगभग बराबर 36,000 मत आए थे। और वहां पिछली बार का आपको बता दें कि 69% पोलिंग हुआ था और 2,90,000 वहां वोटर हैं और 69% पोलिंग में 70,000 से अधिक वोट लाकर जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने विजय हासिल की थी। इस बार मुकाबला अहम है और ये इस चुनाव को हर कोई एक तरीके से लिटमस टेस्ट मान रहा है लोकसभा और विधानसभा को लेकर। यहीं से सरकार या विपक्ष की रूपरेखा तय होगी। हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस लाइव सेशन में बीजेपी के नेता और जेएमएम के नेता से आप कुछ सवाल जवाब भी कर लिया जाए और साथ ही आपसे जो कुछ जुड़े सवाल होंगे उनको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 373 पोलिंग बूथ वहां बनाए गए हैं और इसमें वोटिंग होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह जी जुड़ गए हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। नमस्ते, धन्यवाद। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया, जबकि 1 महीने से कम का वक्त है, कि कौन उम्मीदवार होगा, भाजपा का उम्मीदवार होगा या आजसू का उम्मीदवार होगा डुमरी उपचुनाव में। देखिए, डुमरी का उपचुनाव जो है उसकी घोषणा हुई है। नॉमिनेशन चालू होने वाला है, 1 आध दिन के अंदर नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। तो उसके बाद एनडीए में दल है, आजसू हमारे साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिल करके तय करेगी कि वहाँ कौन पार्टी उम्मीदवार, किसका उम्मीदवार होगा और मिल के तय करने के बाद जो है हम लोग तय करने के बाद तय हो जाएगा कि किसका उम्मीदवार लड़ेगा। जो भी लड़ेगा एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। हम गठबंधन तो तय हो करके उम्मीदवार लड़ेगा वहाँ। क्यों आप लोग जेएमएम के उम्मीदवार से इतना डर गए हैं कि आधिकारिक ऐलान में भी इतना वक्त लगा रहे हैं कि मंत्री से मुकाबला है और एक बार मधुपुर में मंत्री से आप हार चुके हैं। देखिए, मंत्री से मुकाबला है या किससे मुकाबला है, विषय वो नहीं है। विषय है कि जब नॉमिनेशन है, भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों जनता के बीच में, दोनों जमीन पे अपने अपने स्तर से लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं। जनता के में हमारा फॉलोअर भी है, दोनों दलों का है। तो जब हमारा कैंडिडेट उतरेगा तो वो तो लगातार ठीक है कि चुनाव का जब डिक्लेयर होगा तभी उम्मीदवार उतरता है, लेकिन
उम्मीदवार कोई पहले उतारे या बाद में उतारे, विषय वो नहीं है। विषय तो ये है कि जब उम्मीदवार उतारेगा तो हमारे लोग जनता के बीच तो पार्टी रहती ही, हम लोग भी है, आजसू पार्टी भी है, जनता के बीच है। तो जब हमारा उम्मीदवार उतरेगा तो लोग वोट देंगे और हाँ, प्रचार में भी लोग उतरेगा, जाएंगे लोग। अब सवाल है कि जब नॉमिनेशन होगा तो होगा, अब तय होना है, बैठ करके तय हो जाएगा कि उम्मीदवार कौन होगा। और स्वाभाविक है कि जब नॉमिनेशन का जब अंतिम दिन होगा उसके पहले तय होना है। और तो लेकिन आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया सरोज जी, और अभी तक एनडीए में ये तय नहीं हुआ कि किस दल से उम्मीदवार होगा। तय हो जाएगा पांडे जी, जल्द ही तय हो जाएगा। स्वाभाविक है कि तय तो जब मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि नॉमिनेशन के पहले तो तय होना ही है ना। जब अंतिम दिन नॉमिनेशन का आएगा उसके पहले तय हो जाएगा। एनडीए के तरफ से भी प्रत्याशी नॉमिनेशन करेगा, ये तो तय है, इसमें कहीं पिवट नहीं है। चीजें सामने आ जाएंगी, बैठे हैं नेता लोग, बैठेंगे, करेंगे और कर रहे होंगे बातचीत, पार्टी तय कर रही होगी, करके सामने आ जाएगा। कौन सा मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे इस बार, क्योंकि वहाँ पे तो सरकार के साथ एक तो सहानुभूति की लहर होगी, दूसरी बात होगा कि वो कहेंगे कि भाई विधायक नहीं मंत्री चुनिए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ पे अभी तो फिलहाल इंडिया अलायंस मजबूत दिख रहा है। देखिए, अब तो चुनाव में जब जनता का वोट पड़ेगा और जब मतगणना होगा तब पता चलेगा कि मजबूत कौन है। अभी तो जनता के हाथ में है, लेकिन इतना तय है कि आपने कहा कि कौन से मुद्दे पर लड़िएगा। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जब बनी है, जब से 4 साल हो गए, और सरकार जितने वादे करके आई, चाहे हर एक साल 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात हो, या तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को भत्ता देने की बात हो, किसान को ऋण माफ करने की बात हो, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने की बात हो, कई ऐसे 3-3 रूम का घर देने की बात हो, कई ऐसे योजनाएं का घोषणा, लोक लुभावन योजना और घोषणाएं किए यह सरकार, लेकिन कोई भी एक घोषणा पर भी ये सरकार अमल नहीं किया, एक काम नहीं किया। उल्टे जो है ये जनता के जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी पिछली सरकार का, चाहे 1 रुपये में रजिस्ट्री हो या किसानों के खाते में जो 5,000 और 5 एकड़ तक 25,000 रुपए दिए जा रहे थे, वो भी बंद कर दिया। रजिस्ट्री 1 रुपये का बंद कर दिया। कई कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। केंद्र सरकार गैस सिलेंडर दे रही थी, राज्य सरकार भी अलग से दे रही थी, डबल इंजन की सरकार, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और तो ये सरकार कुछ नहीं की, और किया क्या, तो विधि व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें आप हाथ डालिए और उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। और भ्रष्टाचार का जो है भ्रष्टाचार जब में हाथ डालिए तो उसकी पहुंच जो है सत्ता के सिर पर बैठे लोगों तक जा रही है। आप देख रहे होंगे कि एक बार ईडी नोटिस कर दिया, दोबारा नोटिस दे चुका है कि आइए पूछना है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस घोटाले में हाथ डालिए उसका जो है तार जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति तक जा रहा है। सरोज जी, लेकिन लोकसभा के पहले और विधानसभा से पहले ये माना जा रहा है कि ये संभवतः आखिरी उपचुनाव होगा। तो क्या यहाँ का जो भी परिणाम होगा आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता का मिजाज बता देगा? एक तरीके से लिटमस टेस्ट है ये। देखिए, आप इस बात को कहिएगा तो मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि ये एक कोई उपचुनाव जो है अपने कारणों से होते हैं, और उपचुनाव जनता के लिटमस टेस्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हाँ, उपचुनाव के अलग अलग कारण होते हैं, उपचुनाव के अपने जो है वो मिजाज होते हैं, तो इसको आप आम चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यहाँ 4-5 उपचुनाव हुए सरकार बनने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वोट में काफी इजाफा किया। एक चुनाव तो हम लोग जीते भी, और वोट और जो चुनाव हारे भी, तो उसमें काफी इजाफा किया। और इजाफा नहीं,
बल्कि वो जो सीटें थी, चाहे वो मधुपुर की सीटें हों या बेरमो की सीटें हों या मांडर की सीट हो, ये पार्टी जो है सत्ता में भी यहाँ रही भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब सीटें उनके लिए दुर्लभ सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है। दुर्लभ कहने का मतलब कि अगर इन सीटों पर कभी हम जीते हैं तो एक आध बार कभी जीते हैं, लगातार इस सीटों पर जो है विपक्ष का ही कब्जा रहा है। यानी कि जिसको कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई एकासी में कुछ दुर्लभ सीटें जो है उस दुर्लभ सीटों में से थी, लेकिन उसके बाद भी मधुपुर जैसे सीट पर हमने 1,05,000 वोट लाया। जब कभी हारने वाला हमेशा अपना वोटिंग प्रतिशत और सीट की संख्या प्रतिशत गिनाते हैं और जीतने वाला सीट। इस बार भी आप वोटिंग प्रतिशत गिनाएंगे या सीट गिनाएंगे? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि आप, मैं वही बता रहा हूँ कि हम तो कहा हमने, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, हम कोई जबरदस्ती तो बात कर नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए दूब का, पिछले बार 16-18 हजार से आ रहे हैं, इस बार 5-6 हजार से बड़ी मुश्किल से पूरी शक्ति लगा करके ये लोग जीत पा रहे थे। उस परिस्थिति में कि आप समझिए कि जब ट्रेमुलर फाइट होते थे, इन सब सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष होता था, तब जाके एक आध बार हम उन सब सीटों को जीते थे। अब सीधा फाइट में हम 5,000 से दुमका, 5-6 हजार से मधुपुर इस टाइप से हारे, और रामगढ़ आते आते तो उनको पटक ही दिया। रामगढ़ आते आते तो उनको पटक ही दिया। अब रामगढ़ के बाद ये डुमरी का चुनाव आया है, तो डुमरी के चुनाव में भी आप देखिएगा परिणाम, आप पूरे राज्य देखेगा। डुमरी के चुनाव में भी आप ऐसे भी देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू का वोट अगर मिला दीजिए तो ऐसे भी वोट उनके वोट के बराबर हो जाता है, उससे ज्यादा ही हो जाता है, 500,000 वोट। और हमने जिस तरह से अन्य जगहों पर वोट कम रहते हुए भी 60,000 से 1,05,000 पहुंचाया है, जहां 60,000 से 90,000 पहुंचाया है, जहां 60,000 से 88,000 पहुंचाया, तो यहाँ तो हम ऐसे भी बढ़ने वाले हैं और हमारा तो वोट भी जोड़ करके उनके बराबर हो रहा है, जबकि हम बढ़े भी रहे। तो आप देखिएगा परिणाम जो आएगा वो पक्ष में भी पक्ष में ही आएगा, ऐसा हम समझते हैं। निर्णय जनता को करना है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि एक चुनाव से ये आप इसको लिटमस टेस्ट नहीं होता है। अच्छा, ये चुनाव के परिणाम क्या ये साबित कर देंगे कि महतो वोटर खासकर किधर है, उसका रुख किधर है, ये आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम कोई महतो वोटर किधर है, जनरल वोटर किधर है, अगड़ा किधर है, पिछड़ा किधर है, दलित किधर है, आदिवासी, इस आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे। हम महतो और दलित और आदिवासी के नाम पर हम कोई फर्क करके और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करती है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को क्या कोई डेट बता पाने में सक्षम है इस वक्त कि कौन सी तारीख तक ये ऐलान हो जाएगा, आधिकारिक ऐलान, कि किस दल का उम्मीदवार होगा? निश्चित रूप से नॉमिनेशन का जो अंतिम दिन होगा उसके पहले तो ऐलान हो ही जाना है। ये तो निश्चित रूप से नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन जो है, एनडीए, उसके तरफ से नॉमिनेशन होगा। ये इतना तो जनता को हम जरूर कहेंगे कि नॉमिनेशन का अंतिम दिन से पहले नॉमिनेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। सरोज सिंह थे, कह रहे थे कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन से पहले ये तय हो जाएगा, इसमें क्यों आफादफी है कि एनडीए में कौन सा लड़ेगा, आजसू या बीजेपी लड़ेगी। लेकिन एक जो अपर एज जो इस चुनाव में दिख रहा है वो जेएमएम पार्टी का है, और जेएमएम पार्टी के साथ बहुत सारी प्लस पॉइंट भी जुड़ी हुई हैं तो बहुत सारी निगेटिव पॉइंट भी जुड़ी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जेएमएम के प्रवक्ता से भी जुड़ जाएं। सुप्रियोदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप के लाइव सेशन में। धन्यवाद, बोलिए। दादा, एक बात तो तय है कि आपका उम्मीदवार डुमरी में कौन होगा और वो 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगी, ये तो तय है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हमारा प्लस पॉइंट है, विपक्ष उसी को बता रहा है ये निगेटिव पॉइंट है, ये परिवारवाद है। देखिए, अब लोग के लिए ना परिवार का परिभाषा है,
अभी मैं एनडीए में ट्रिब्यूनल का कोई चीज किया, तो आप बताइए ये इनके साथ है तो परिवारवाद में आज में बीजेपी है, वही सब कांग्रेस है, टीडीपी है, अजित पवार है, एकनाथ शिंदे है, मानी जी है, मुकेश सहनी है, रामविलास पासवान के परिवार के लोग ऐसे ऐसे इनके पास में की संख्या बताते हैं, उसमें 23 पार्टियां हैं। करप्शन की बात करते थे, पवार को बोलते थे ऐसा सिंह बना देते, हम लोग का कोई विश्वास नहीं किया है इन लोग के विषय में। आप यदि हमसे पूछते हैं ना तो हमको लगता है कि ये अनर्गल है कि उनके बारे में हमको कुछ चर्चा करनी चाहिए। अब पदार्थ के लोग है ही नहीं कि इनकी कोई आलोचना हो पाए। लेकिन दादा कौन सी बात पर सरकार अपना मतलब लोगों को कहेगी कि सत्ता पक्ष को वोट दीजिए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार जितना कार्यकाल अपना अभी तक पूरा कर पाई, अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, बेरोजगारी भत्ता देने का हो, बोले ऐसे कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। बोले किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? जिस मुंह से हम वोट मांगेंगे उसका नैतिक साहस हम लोग के पास है। इनको कहिए कि अनर्गल बात ना करें, 5 तारीख को जाके मतदान लेके आए कि किस रूप में लोग हम लोगों का स्वागत करेंगे। लेकिन इतना पार्टी कॉन्फिडेंट है क्यों? वो परंपरागत सीट है इस वजह से, या आपको लग रहा है कि सरकार का काम बोल रहा है? काम बोला है, लोगों के मन में जगन्नाथ जी के प्रति जो प्यार है, जो श्रद्धा है, उसका अभिव्यक्ति होगा। तो आप कह रहे हैं कि मतलब एक श्रद्धांजलि के तौर पे लोग वहां वोट करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ वहां वोट होगा ही नहीं, वहां श्रद्धांजलि खरीदेगा। इतना कॉन्फिडेंट है दादा। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव नतीजे को आप जोड़ेंगे, बीजेपी और आसू का वोट, तो आप संकट में हैं। वो हम संकट में 2 की संख्या वाली भाजपा 3 है तो वो संकट नहीं है। 434 वाली कांग्रेस 53 पे है तो वो संकट नहीं है। एनालिसिस आप भी करते हैं। नहीं, ये तो सही आप कह रहे हैं कि राजनीति में 2+2 4 हमेशा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक आप देखिए कि दोनों का वोट, आसू को जो वोट मिला, बीजेपी को जो वोट मिला वहाँ डुमरी में 2019 में, तो जेएमएम से वो 1-1.5 हज़ार अधिक हो जा रहा है। वो अभी जनता को। दादा क्या मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे चुनाव प्रचार करने वहां पर? क्यों नहीं जाएगा? नहीं, मेरा सवाल है क्योंकि आप लोग तो एक तरफा जीत मान रहे हैं कि वहां पे सिर्फ चुनाव होगा ही नहीं, एक फॉर्मेलिटीज है जिसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री जी जाएंगे, हर फाइल का जाएगा। दादा एक कांग्रेस कह रही है कि रामगढ़ में हमसे चूक हो गई, लेकिन वो डुमरी में चूक नहीं होगी। अगर लगातार जो उपचुनाव के नतीजे देखें तो जेएमएम अपने सीट को बरकरार रखी है, लेकिन आसू कह रहा है कि वो शुरुआत थी रामगढ़, नतीजा डुमरी में भी वही होगा। पहले हमने कांग्रेस को हराया है, अब जेएमएम को भी हराएंगे। सावन का अंधा को हरा नजर आता है। रामगढ़ युद्ध ज्यादा उत्साहित आने वाला है, पुनः रामगढ़ दादा एक सवाल आमतौर पे तो मैं करता नहीं हूँ इस तरीके का सवाल, और मुझे पसंद नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी शैक्षणिक योग्यता को मापा जा रहा है बहुत ज़ोर शोर से। आपके उम्मीदवार का लगता है कि वो कोई मैटर करेगा इस चुनाव में?
थी कि ये प्रोपोगेंडा बनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी क्या है शैक्षणिक स्तर पर, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं क्या? वो तो बताना तो पड़ेगा ना, इसी पे तो निर्धारित हो जाते हैं ना आप लोग सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा को तो देख लेते हैं, लेकिन उस पे छिपे हुए जो तथ्य हैं उन पे तो आप सवाल करते नहीं तो आप ये सवाल अमूमन आप हमसे करते हो। नहीं, प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट को भी लेकर कई सवाल हुए हैं मीडिया में दादा। हाँ, तो जवाब क्यों नहीं आया? अब तो नेता जो चाहते हैं वही जवाब देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे हर सवाल का वो जवाब दे और सीधा सीधा ही दे। पांडे जी, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कहावत है, हर पढ़ा लिखा आदमी शिक्षित नहीं होता। बिल्कुल। और तो शिक्षित और एकेडमिक करियर एक one literate may not be educated, but educated should be literate. सही बात कहा आप। जो प्रोवर्ब, तो शिक्षा कहाँ से आती है? उस संस्कार से आता है। शिक्षा किताबों से नहीं आती, लेकिन किताबों से ज्ञान आता है, शिक्षा संस्कारों से आती है। सही बात आपने कहा दादा, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन क्या वजह रही कि आप लोग मधुपुर के बाद फिर से मंत्री बना दिया चुनाव से पहले? क्या ये डर है जैसा विपक्ष बोल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये तरीका मेरा सही है, पार्टी का निर्णय? देखिए, जिस तरह से मंत्री रहता है उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा रहती है कि मेरा मंत्री कंटिन्यू है। अच्छा। मेरे क्षेत्र का मंत्री। बिल्कुल। हाजी साहब भी मंत्री थे, जगन्नाथ साहब भी मंत्री थे, इसीलिए हुआ। क्योंकि राजेंद्र बाबू मंत्री नहीं थे, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया। अच्छा, शुक्रिया दादा हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो जेएमएम का भी आपने रुख देख लिया और कह रहे हैं कि वहाँ एक चुनाव औपचारिकता मात्र है। अब इस बात को आप समझिए कि जब पार्टी इस बात को इतने दमखम के साथ कह रही है, आजसू का अपना स्टैंड है, बीजेपी और आजसू में ये आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया है कि भाई कौन वहाँ लड़ेगा। अब चूँकि हम लाइव सेशन में आखिरी वक्त में आए हैं, तो आपके जो सवाल हैं वो फटाफट लिख दीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए ताकि कुछ एक सवाल हम ले पाएँ। रामगढ़ जीता, डुमरी जीतेंगे, ये आपका निर्णय हो सकता है या सोच हो सकती है। मांझी बाबू लिख रहे हैं कि बीजेपी प्लस आंसू ये गिने कि कितना वोट से हार रही है। कोई और कुछ लिख रहा है। अधिकतर लोगों की अपनी राय है। मैं चाहूँगा कि अगर डुमरी के लोग भी हम देख रहे हो इस सेशन को, तो वो अपना सवाल लिख सकते हैं। साथ में ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास अगर नेता जाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के, तो किन मुद्दों पर वो बात करें, ताकि अगर जो नेता भी पढ़ेंगे आपके उन सवालों को एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोकल मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और नेता जब आते हैं तो अपना जो गिना चुना मुद्दा होता है वो जनता को बार बार और हर जगह जाकर बताते हैं उस बात को।
तो अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा है जहन में या यहाँ पर लिखा हुआ जिसको लग रहा है कि जवाब देना चाहिए। डुमरी में कोई लिख रहा है सिर्फ जेएमएम ओनली। जवाब मिलेगा डुमरी के उपचुनाव में, कोई ऐसा लिख रहा है किसी के सवाल पर। तो उम्मीद करता हूँ कि जब वहाँ 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो मेरा जो एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट भी है आप सभी वोटरों से, डुमरी के वोटरों से, कि अधिक से अधिक संख्या में आप वोट कीजिए, क्योंकि इससे आपका लोकतंत्र मजबूत होता है। साथ में ही आपका ये जो कर्म है ये हालांकि बाध्य नहीं है, लेकिन इसको करने से आपको एक अच्छा विश्वास होगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने भी अपना उम्मीदवार चुना। जीत या हार अलग विषय है। तो 69% का जो वोटिंग था पिछली बार, उसको थोड़ा इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया जाए, ये मेरी अपील है। 17 तारीख तक आखिरी नामांकन की तिथि है। 18 को स्क्रूटनी हो जाएगा। 21 को नाम वापसी की तारीख है। उसके बाद सिंबल अलॉट हो जाएंगे। लेकिन अहम मुकाबला जो माना जा रहा है वो इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि जो वहाँ अवेसी की पार्टी है, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष ने ये दावा किया है कि पिछले बार की ही तरह हमारे उम्मीदवार मैदान में होंगे। और आपको बता दें कि अवेसी की पार्टी पूरे झारखंड में जो सर्वाधिक वोट उनके एक उम्मीदवार लाए थे वो डुमरी का ही था। तो अब आप लोगों को तय करना है डुमरी चुनाव से संबंधित कौन सी खबर और किस तरीके की खबर और कहाँ की खबर आप देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें लिख कर भेजें, क्योंकि जब हमारी टीम जाएगी तो कोशिश करेगी कि उन क्षेत्रों का भी दौरा करे जहां आप चाहते हैं कि हमारी टीम पहुंचे और उन सवाल को भी जनता और नेताओं से पूछे जिनका जवाब आप चाह रहे हैं। तो जब ये बंद होगा मतपेटी और जिस दिन खुलेगा यानी 8 तारीख को, 8 सितंबर को, तो उस दिन पता चल जाएगा कि डुमरी का किंग कौन है और आगे का भविष्य किसका है। शुक्रिया।